आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बाबरी विध्वंस पर गर्व, उद्धव गुट के नेता ने किया पोस्ट। सपा ने कर दिया एमवीए से अलग होने का ऐलान। ममता के इंडिया ड्रीम को सपा का सपोर्ट। रजाई और कंबल कर ले तैयार, इस दिन से यूपी, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। आईएमडी का अलर्ट जारी। महादेव बैटिंग ऐप केस, ईडी ने अटैच की प्रमोटर्स की 388 करोड़ की संपत्ति। महाकुंभ की तैयारियों को परखने के लिए प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी, सुरक्षा चाक चौबंद। मुझे नहीं पता, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर फारूक अब्दुल्ला का चौंकाने वाला बयान। अस्पताल में घुसी इजरायली सेना कर्मियों, विस्थापितों को हटाया, मारे गए लोगों के शव सड़कों पर बिखरे। सिविल स्कोर फिर सवालों के घेरे में, किसानों से लेकर मिडिल क्लास परेशान। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में पहुंची दीपिका पादुकोण, स्टेज पर ही गायक को सिखाई कन्नड़ भाषा। और क्या भारत को मिलने वाला है बड़ा झटका, दर्द में जसप्रीत बुमराह मैदान में बैठ गए। समाजवादी पार्टी ने शनिवार को घोषणा की कि वह शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी द्वारा बाबरी मस्जिद के विध्वंस और एक समाचार पत्र में छपे उससे संबंधित विज्ञापन की तारीफ करने के बाद विपक्षी गठबंधन एमवीए से बाहर निकलने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं। सपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख अबू आजमी ने कहा, शिवसेना द्वारा एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन दिया गया था जिसमें बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने वालों को बधाई दी गई थी। उनके सहयोगी ने भी मस्जिद के विध्वंस की सराहना करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है, हम एमबीए छोड़ रहे हैं, मैं इस संबंध में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात कर रहा हूं। अबू आजमी ने कहा, अगर एमवीए में कोई ऐसी भाषा बोलता है तो भाजपा और उसमें क्या अंतर है, हमें उनके साथ क्यों रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी का यह कदम बाबरी मस्जिद विध्वंस पर सेना एमएलसी मिलिंद नार्वेकर की पोस्ट के जवाब में आया है। नार्वेकर ने बाबरी विध्वंस की एक तस्वीर अपने एक्स हैंडल से पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का यह कथन भी लिखा है, मुझे उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने ऐसा किया। नार्वेकर द्वारा पोस्ट किए गए कार्ड में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और उनकी तस्वीरें भी शामिल थीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन की कमान संभालने की बात क्या कही कि सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। अब कांग्रेस, आरजेडी, सपा और शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि ममता जी बड़ी नेता है, लेकिन राहुल गांधी के अलावा देश में कोई नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार को एक ऐसा बयान दिया जिससे अब विपक्षी इंडिया ब्लॉक में हलचल तेज हो गई है। दरअसल ममता बनर्जी ने हालिया चुनावों और उपचुनावों में इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन पर निराशा जाहिर की और कहा कि वह इसकी कमान संभालने को तैयार है। ममता के इस बयान पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है और किसी ने आलोचना की तो किसी ने सधा हुआ बयान दिया। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा, ममता बनर्जी को ऐसा लगता है पर हमें ऐसा नहीं लगता, चर्चा करेंगे, उनके कहने से उनकी पार्टी चलती है, हम तो कांग्रेस के कहने से चलते हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 15 दिसंबर के बाद ठंड की शुरुआत हो जाएगी। दिसंबर की शुरुआत से ही दिल्ली में ठंड का असर देखने को कम ही मिला है। दिल्ली में आज 7 दिसंबर को न्यूनतम पारा 8 डिग्री तो अधिकतम पारा 25 डिग्री तक जा सकता है। अगर पंजाब की बात करें तो आने वाले 3 दिनों में यहां पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच रह सकता है। हरियाणा में भी कोहरे का असर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी अगले 3 दिनों तक कोहरे का असर देखने को मिलेगा। हरियाणा में इस समय अधिकतम तापमान आज 24 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री दर्ज किया गया। पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। इसके असर उत्तर भारत में भी देखने को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। श्रीनगर में ठंड बढ़ने से डल झील पर चहल पहल बढ़ गई है। उत्तराखंड में आज मौसम साफ रहा। बर्फ वाले इलाकों में ठंड बढ़ सकती है। 8 दिसंबर से मौसम में बदलाव हो सकता है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक भी जा सकता है।
प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने 5 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम के तहत एक अस्थायी कुर्क आदेश जारी किया है। इसमें महादेव बेटिंग ऐप मामले में 387.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त संपत्तियां जब्त की गई है। जब्त की गई संपत्तियों में चल अचल संपत्तियां शामिल है। इसमें मॉरिशस स्थित कंपनी टानो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फंड द्वारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के माध्यम से हरिशंकर त्रिबेवाल से संबंधित निवेश शामिल है। ये चल संपत्तियां और छत्तीसगढ़, मुंबई और मध्य प्रदेश में स्थित अचल संपत्तियां महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों, पैनल ऑपरेटर्स और प्रमोटरों के सहयोगियों के नाम पर है। ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए यूजर्स को साइन अप करने, यूजर आईडी बनाने और कई स्तर के फर्जी बैंक अकाउंट्स के जाल से फंड्स की हेराफेरी करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहैया। ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए यूजर्स को साइन अप करने, यूजर आईडी बनाने और कई स्तर के फर्जी बैंक अकाउंट्स के जाल से फंड्स की हेराफेरी करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। महाकुंभ के कार्यों को परखने और पीएम मोदी के आगमन के मद्देनजर चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। वह 5 घंटे से अधिक समय तक यहां रहकर विभिन्न परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही मोदी के प्रस्तावित सभा स्थल पर भी गए। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर वाराणसी से चलकर करीब 1:30 बजे पुलिस लाइन में उतरा। यहां से वह सर्किट हाउस पहुंच गए और महाकुंभ एवं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारियों संग भी बैठक कर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। इसके बाद वह अलौपी बाग फ्लाईओवर सड़क का निरीक्षण किए। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 1 में बन रहे पब्लिक एकोमोडेशन सेंटर तथा मेला प्रशासन के अस्थायी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इसी क्रम में संगम क्षेत्र में बने खोया पाया केंद्र का भी उद्घाटन किया। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से ही वहां पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार हमलों की खबर सामने आ रही है। इस मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। इसी बीच बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर जेकेएनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बारे में आपको पीएम से पूछना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर जेकेएनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आपको इस बारे में प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। इजरायली बलों पर शुक्रवार को उत्तरी गाजा के बेत लाहिया में कमल अदवान अस्पताल पर हमला करने और लौटने से पहले कुछ कर्मचारियों और विस्थापितों को बाहर निकालने के आरोप लगे हैं। इस बीच यहां किए गए हवाई हमलों में मारे गए लोगों के शव बाहर सड़कों पर बिखरे हुए देखे गए। अस्पताल के निदेशक हुसाम अबू साफिया ने कहा, कमल अदवान के पश्चिमी और उत्तरी किनारों पर हवाई हमलों की एक श्रृंखला के बाद गोलीबारी भी हुई और इजरायली सेना अंदर घुस आई। निदेशक ने जानकारी दी है कि अस्पताल में घुसे सैनिकों ने सभी कर्मचारियों, मरीजों और विस्थापित लोगों को अपने प्रांगण में जाने का आदेश दिया और कुछ घंटों बाद उन्हें अंदर लौटने की अनुमति दी। हालांकि इंडोनेशियाई आपातकालीन सर्जरी टीम को हमेशा के लिए परिसर छोड़ने का आदेश भी दिया गया है। मिडिल क्लास की जिंदगी पर असर डालने वाला सिविल स्कोर एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। क्रेडिट स्कोर जो आपकी योग्यता और लोन लेने की क्षमता को जांचता है, अब मिडिल क्लास और किसानों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। सिविल स्कोर और इससे जुड़ी प्राइवेट कंपनियों की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आखिर ये स्कोर कैसे बनता है और ये सिस्टम वाकई ट्रांसपेरेंट है? इन सवालों का सही जवाब भी तलाश पाना बेहद मुश्किल है। दरअसल सिविल और एक्सपीरियन जैसी निजी कंपनियां सभी लेन देन का डेटा रखती है, लेकिन इनका ये स्कोर तय करने का प्रोसेस एकदम सीक्रेट है। आम आदमी को ये समझ नहीं आता है कि उनका स्कोर कम क्यों हुआ या इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। लेकिन आम आदमी को लोन देने से पहले बैंक सिविल स्कोर जरूर जाँच करती है। दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी बेटी की परवरिश में व्यस्त है। दीपिका ने इस साल सितंबर में अपनी बेटी दुआ का स्वागत किया।
दीपिका ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी काम किया था। इन दिनों वे मीडिया से कुछ दूर हैं। हाल ही में दीपिका दिलजीत दोसांझ के बैंगलोर कॉन्सर्ट में पहुंची। वे इस शो में स्टेज पर पहुंची, साथ ही उन्होंने पंजाबी गायक को कन्नड़ की कुछ पंक्तियां भी समझाई। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दिलजीत अपनी आवाज का जादू प्रशंसकों पर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच दीपिका के स्वागत की बात होती है। इससे उनके प्रशंसक बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद दीपिका गायक को कन्नड़ भाषा सिखाती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया के लिए एक बुरा संकेत सामने आ गया है। मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के नाक में दम करने वाले भारत के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दर्द से कड़ाते हुए नजर आए। अपने स्पेल के 20वें ओवर में बुमराह को ग्रोइन में भयानक दर्द हुआ और वह मैदान पर लेट गए। इस कारण डॉक्टरों की टीम को आना पड़ गया। हालांकि कुछ देर बाद ही बुमराह फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार हो गए। टीम इंडिया के लिए मोर्चा संभालने का काम किया, लेकिन रोहित शर्मा के लिए यह जरूर एक चिंता का विषय है कि अगर बुमराह की चोट गंभीर निकली तो टीम इंडिया को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में बचे हुए बाकी के 3 मैचों में बड़ा नुकसान हो सकता है। एडिलेड टेस्ट मैच में चोटिल होने के बावजूद जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया के लिए अपना पूरा जोर लगाया और 4 विकेट हासिल किए। बुमराह ने टीम इंडिया के लिए पारी में 23 ओवर किए, जिसमें उन्होंने 61 रन खर्च दिए। बुमराह ने अपनी गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कराया। यही कारण है कि उन्हें ग्रोइन का दर्द उभर आया।